इकोनॉमिक्स प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेशन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। हमें क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दे रखी है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो स्टेटमेंट 1 में है एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि जो एक्स पोस्ट सेविंग होती है, एक्स पोस्ट सेविंग होती है एक्चुअल सेविंग, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या करी है हमने, वो दोनों इक्वल होती है लेवल ऑफ इनकम के। तो इस स्टेटमेंट में यही कहा है कि जो इनकम है उसके लेवल पे जो एक्स पोस्ट सेविंग है और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है क्या वो इक्वल होती है। सो हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा है कि इनकम इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड के, और वाई किस और इनकम किसके इक्वल है यहाँ पे सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग, और ए डी किसके इक्वल होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ से हमारी कंजप्शन कट रहा क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग, तो सेविंग इक्वल आ गई इन्वेस्टमेंट के। तो इनकम के लेवल पे हमारी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। आगे स्टेटमेंट 2 है अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। जो इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल है, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। तो द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज़ इक्वल टू एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। हमें क्वेश्चन में कहा है कि इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो इक्वल होती है एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड के। सो जो काइनीज की इकोनॉमिक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है उसका लेवल हम एग्रीगेट डिमांड पे डिटरमाइन करते हैं, और इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी यही होता है कि एग्रीगेट डिमांड है जो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। सो हमारी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इन ऑप्शंस में हमारी आंसर आ जाएगा सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, जो पर्सन 1 ईयर या उससे ज़्यादा किसी कंट्री में रहता है और वहाँ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में वहीं से वो इनकम जनरेट करता है, उसको ही हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ एन इंडियन सिटीज़न वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। एम्बेसी होता है जैसे कोई यूएसए एम्बेसी है, इसका मतलब है कि कोई यूएसए की कंपनी है जिसने अपनी ब्रांच दिल्ली में सिचुएट कर रखी है और वहाँ पे एक इंडियन वर्क कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो एक नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का। सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। एन इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना। अब इंडिया की कोई कंपनी है जो चाइना में है और उसमें कोई इंडियन बंदा ही काम कर रहा है, तो ये भी हमारी सही है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का। उसके बाद एन इंडियन डिप्लोमेट विजिटिंग कैनेडा फॉर अ समिट। अब यहाँ पे सिर्फ वो विजिट करने गया है कैनेडा में किसी समिट करने के लिए कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो विजिट करने गया कनाडा में, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का। फोर्थ वन इज़ एन इंडियन वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब कोई इंडियन पर्सन है जो अमेरिका की कंपनी है न्यूयॉर्क में, वो वहाँ पे काम करता है और उसको वहाँ पे काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो जो पर्सन 1 साल से ज़्यादा जहाँ पर रहता है वहीं पे अपनी इनकम जनरेट करता है, तो वो बंदा वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। तो हमारी फोर्थ ऑप्शन इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इफ़ एंटायर एडिशनल इनकम। अगर सारी इनकम इज़ कंज्यूम, सारी की सारी जो इनकम बंदा जनरेट कर रहा है वो कंज्यूम कर रहा है, तो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई वुड बी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी पर्सन ने इनकम जनरेट की है और वो उतनी की उतनी कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम इक्वल आ जाएगी कंजप्शन के, और सेविंग कुछ हो नहीं रही, तो MPS आ जाएगा 0। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला K/1/MPS, तो 1/MPS हमारे पास 0 है, तो इसको आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ इन एन इकोनॉमी द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग अ डिफिक्ट ऑफ ₹200 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट इज़ ₹900 करोड़, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वुड बी। हमें एक्सपोर्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेफिसिट हमारे पास है 200, इंपोर्ट है हमारे पास 900, और एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपोर्ट माइनस डेफिसिट।
इम्पोर्ट 900 माइनस 200, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सपोर्ट का 700 करोड़। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर सहोत्रा बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक फ्रॉम परचेजिंग अ न्यू हाउस। जो मिस्टर सहोत्रा है उसने बैंक में से कुछ उधार लिया है एक न्यू हाउस परचेज करने के लिए। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड फंक्शन ऑफ मनी। हमें यहाँ पे मनी का फंक्शन बताना है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा है। फर्स्ट ऑप्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज स्टोर ऑफ वैल्यू, थर्ड इज यूनिट ऑफ अकाउंट, फोर्थ इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो जब कोई पर्सन बैंक से लोन ले रहा है तो वो एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि जो उसने लोन लिया है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रीपे करेगा। सो ये हमारा किसके अंदर आता है कि जो मनी है वो किस टाइप के, यहाँ पे कौन सा फंक्शन कर रही है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, क्योंकि वो उसकी फ्यूचर में दोबारा पेमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोस्पेंसी टू सेव बिकम्स ज़ीरो। हमें क्वेश्चन में टेबल दे रखी है जिसमें हमें इनकम दे रखा है, कंजप्शन दे रखा है, और हमें ये बताना है कि इनकम के कौन से लेवल पे जो APS है वो ज़ीरो बन जाएगा। सो पहले हमें ये टेबल कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो जो हमें क्वेश्चन में टेबल गिवन थी उसमें हमें इनकम और कंजप्शन की वैल्यू दे रखी थी, उसमें हमें सेविंग और APS निकालना था। तो कंजप्शन की वैल्यू हमने लिख ली सेम, इनकम की और कंजप्शन की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम में से कंजप्शन को माइनस करना है। तो हमने इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके यहाँ पे सेव इनकम की और कंजप्शन की वैल्यू हमें लिख ली। उसके बाद सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम में से कंजप्शन को माइनस करना है। तो हमने इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके यहाँ पे सेविंग्स की वैल्यू निकाल ली। और फिर APS निकालना था। APS का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन में इनकम। सेविंग हमने यहाँ पे निकाल ली थी और इनकम हमें गिवन थी, तो यहाँ पे हमने उसको डिवाइड करके सेविंग अपॉन इनकम करके APS की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में था कि इनकम के कौन से लेवल पे जो APS है वो ज़ीरो बन जाएगा। इनकम हमारी ये रही, हमें बताना है कि इनकम के कौन से लेवल पे जो APS है वो हमारा ज़ीरो पे आ जाएगा। तो APS हमारा ज़ीरो किस पे आया, यहाँ पे आएगा। इनकम कितनी है यहाँ पे 100। ऑप्शन B है वो हमारा करेक्ट है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट आर 4000। हमें इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है 4000 करोड़ एंड रिजर्व रेशो दे रखी है 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड वुड बी रुपीज़ डैश करोड़। इनिशियल डिपॉजिट गिवन है और रिजर्व रेशो हमें गिवन है। सो हमारा टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/, रिजर्व रेशो। सो इनिशियल डिपॉजिट कितने हैं हमारे पास 4000 इंटू 1/, रिजर्व रेशो क्या है हमारा 10%। परसेंट का हम करके यहाँ पे परसेंट हटा के हम उसके नाम के यहाँ पे 100 बन जाएगी, ज़ीरो कट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,000। ऑप्शन B इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन्स दैट मे अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इकोनॉमी। हमें पॉइंट्स गिवन है जिसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट रीज़न है जिसमें कि हमें क्या पता चलता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को क्या करता है अफेक्ट करता है इन चारों रीज़न में से। रीज़न इज़ परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड बाय एन इंडियन। अगर कोई इंडियन इंग्लैंड में लैंड परचेज कर रहा है तो इससे क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होगी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इज़ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल। अगर कोई फॉरेनर है वो ताजमहल विज़िट करने आ रहा है तो इससे क्या होगा जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। थर्ड वन इज़ डोनेशन ऑफ $500 million फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट से $500 million की डोनेशन हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे भी जो सप्लाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की। फोर्थ ऑप्शन इज़ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज़। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है वो
ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए जाता है तो इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज। हमें क्या बताना था कि इनमें से कौन से रीज़न है जो सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई व्हाट डज द शेडिड एरिया ट्रायंगल EFG, ये ट्रायंगल है शेडिड एरिया इन द गिवन फिगर इंडिकेट। तो हमें बताना है कि जो ये ट्रायंगल है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, E, F और G। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 इज़ कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम, क्या कंजप्शन है जो वो इनकम से ज़्यादा है, या सेविंग ज़ीरो के इक्वल है, या कंजप्शन इनकम से कम है, या सेविंग ज़ीरो से भी कम है। सो यहाँ पे ग्राफ है, ये कंजप्शन है, यहाँ पे इनकम है, और ये हमारी इनकम की लाइन जा रही है, और ये हमारा कंजप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो जो इनकम है उसकी रो कंजप्शन से ज़्यादा जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनकम है वो बढ़ रही है, तो इनकम कंजप्शन से क्या है, ग्रेटर है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंजप्शन क्या है, लेस देन है इनकम से। यहाँ पे इनकम हमारी बढ़ रही है तो कंजप्शन क्या है, कम है इनकम से। सेकंड हमारा सेविंग का पॉइंट है, तो जो हमारी सेविंग होती है वो ज़ीरो से कम नहीं होती है, या तो वो ज़ीरो के बराबर होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी, सेविंग कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, सेविंग इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजरमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज़ बेस्ड ऑन डैश ट्रांजेक्शन्स, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है वो किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स की। सो ये तो हमारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, तो हमारे ऑप्शन के बाहर है। हमारे पास दो चीज़ें आती है, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग। जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका काम क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको डिटरमाइन करना होता है, ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है। तो कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ट्रांजैक्शन है वो ऑटोनोमस में आएगी, तो यहाँ पे हमारा डिफिक्ट बता रहा है, तो इसमें भी हमारी किस में रिकॉर्ड होगी, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसके हमारे पास दो पार्ट है, ए और बी, इनमें से हमें दोनों में से एक करना था। फर्स्ट इज़ कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, NVAFC हमें निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, हमें NVAFC निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें डाटा गिवन है, उसमें से हमें नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड कैपिटल गुड्स एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन 5 ईयर्स, ये होता है हमारा, इसमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है हमें। फिक्स्ड कैपिटल गुड्स दे रखे हैं 15 लाख, जिनकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, 5 साल हो चुके हैं उनको, तो यहाँ से इसका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। रियकरेंस, सच एक्सपेंडिचर रियकर एवरी ईयर, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हर साल रियकर होते हैं, मतलब उन्हें हम हर साल के बाद दोहराते रहते हैं, हर साल एक्सपेंडिचर करते रहते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सच एक्सपेंडिचर डू नॉट रियकर, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जब हम एक बार एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो वो लंबे समय के लिए चलता है, उसमें हमें बार बार ही उस पर एक्सपेंडिचर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता बार बार ही। फोर्थ इज़ एग्जाम्पल है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के, सैलरी पेड की है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और एक्सपेंडिचर हुआ है टैक्स कलेक्शन पे, ये सब। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, जब सरकार लोन देती है, बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग परचेज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर ने, तो ये हमारे किसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। सेकंड क्वेश्चन है, अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो गवर्नमेंट की एक स्कीम थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स लाइक रिड्यूस import export duties, incentive to investor, tax rebates, etc.
जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए थे लोगों को, जैसे था कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी थी उनको रिड्यूस कर दिया था, इंसेंटिव्स देते थे इन्वेस्टर्स को, और टैक्स रिबेट्स, ये सब बेनिफिट्स लोगों को मिलते थे इस स्कीम से। इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द बजट ऑब्जेक्टिव एंड इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज। इस स्टेटमेंट को रीड करके हमने गवर्नमेंट के बजट ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है और इसके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, क्या होते हैं बजट ऑब्जेक्टिव के। आंसर इज द बजट ऑब्जेक्टिव दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन इन द गिवन स्टेटमेंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमने स्टेटमेंट रीड की उसमें बजट ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, इकोनॉमी की ग्रोथ करना। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज करना रियल जीडीपी इकोनॉमी की, दैट इज़ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। रियल जीडीपी में इंक्रीज़ करना क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना। बजट कैन बी एन इफ़ेक्टिव टूल टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री। जो बजट है वो एक इफ़ेक्टिव टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए कंट्री की। दिस कैन बी डन बाय गिविंग द टैक्स रिबेट। और ये कैसे हो सकता है, मतलब बजट से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, टैक्स रिबेट्स देकर, इंसेंटिव्स देकर इन्वेस्टर्स को, और टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करके। दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस सबको कम करते हैं तो ये क्या करता है कि ये इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देता है एंड सेविंग्स इन द इकोनॉमी, और सेविंग्स को भी बढ़ा देता है, विच विल इन टर्न लीड टू द कैपिटल फॉर्मेशन बूस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। जब सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा कि कैपिटल फॉर्मेशन की बूस्टिंग होगी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट डेटेड April 11, 2023, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स क्रॉस 10 लाख मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। एनालाइज द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यूज़ ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। ये हमें न्यूज़पेपर में दे रखा है कि जो 11 अप्रैल 2023 को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल थी वो 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई थी 2022 और 23 में। इस सेल्स के हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, जीडीपी पे और हमारे वेलफेयर पे क्या लाइकली इम्पैक्ट पड़े, हमें ये बताना है। आंसर इज देयर विल बी अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जीडीपी एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इसका हमारी जीडीपी और वेलफेयर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। एज विद द सेल बीइंग हाई, जैसे इन सब की सेल बढ़ती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। अगर सेल बढ़ रही है तो उसकी प्रोडक्शन भी ऑफकोर्स बढ़ानी पड़ेगी। मोर ओवर एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू नॉट रन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सो इट विल लीड टू द फॉल ऑफ pollution immenses, as the harmful gases like sulfur dioxide and carbon monoxide will not be emitted from the electric vehicles। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं होता, तो इससे क्या है कि इससे पोल्यूशन भी नहीं हो रहा था, मतलब ये हमारे वेलफेयर के लिए भी पॉजिटिव था। इससे पोल्यूशन कम हो रहा था और इससे कोई हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ नहीं होती थी, जैसे कि कोई सल्फर डाइऑक्साइड होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ऐसी कोई भी हार्मफुल गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलीज़ नहीं होती थी। थस देयर विल बी अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ड्यू टू द इंक्रीज इन सेल्स ऑफ दीज व्हीकल्स इम्प्रूविंग द वेलफेयर एज वेल। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल थी वो हमारी कंट्री के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट था, क्योंकि इससे जीडीपी तो ग्रोथ हो रही थी क्योंकि उसकी हमारी सेल बढ़ रही थी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई, तो जीडीपी में ग्रोथ हुई। और ऐसे ही कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई हार्मफुल गैसेज नहीं रिलीज़ करी, तो इससे क्या होता है हमारे वेलफेयर पे भी इम्प्रूव करता है ये। बी पार्ट है, डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करना है हमें टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में। हाउसहोल्ड आर ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू द फर्म प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जो हाउस होल्ड है वो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का और ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को। फर्म प्रोड्यूस फैक्टर पेमेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, और जो फर्म है वो फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज के एक्सचेंज में। सो फैक्टर पेमेंट्स फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो जो फैक्टर पेमेंट है वो हमारे
फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो करते हैं। जो हमारी फैक्टर पेमेंट है वो हमारी यहाँ से फर्म से हाउस होल्ड में फ्लो करेंगे और फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो करेंगे। हाउस होल्ड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म फॉर विच दे मेक पेमेंट टू दैम, सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। जो हाउस होल्ड है वो परचेजेस कर लेता है फर्म से। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है पहले फर्म को, उसके बाद फर्म उस फैक्टर सर्विसेज के बदले पे कर उनको फैक्टर पेमेंट रिटर्न कर देता है। अब जो फर्म है वो फैक्टर सर्विस का यूज़ करके प्रोडक्शन करता है और इसी प्रोडक्शन पे जो हाउस होल्ड वाले हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ कर लेते हैं और उन्हीं गुड्स और सर्विस को परचेज़ करने के बदले में उन्हें क्या देते हैं, पेमेंट दे देते हैं। पॉइंट इज़ डोमेस्टिक सेल्स 200 लाख दे रखी है हमें। चेंज इन स्टॉक दे रखा है हमें नेगेटिव में 10 लाख। एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं 10 लाख। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स में 120 लाख। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 20 लाख। सो नेट वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो यहाँ से हमें पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, क्वेश्चन में भी नहीं गिवन। सो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितने हैं 200 और यहाँ पे हमारे पास चेंज इन स्टॉक है माइनस 10 लाख। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, माइनस चेंज इन स्टॉक नहीं होगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा। बाद हम इसमें एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे और सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स को हम इसमें से माइनस कर देंगे। कितना है ये 120। उसके बाद हमारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम क्वेश्चन में क्या निकाल रहे हैं, NVA एट FC। तो हमें यहाँ पे इसमें हम FC में जा रहे हैं और FC में जाने के लिए हम नेट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 20 को भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नेट में जा रहे हैं। नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को भी हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कितने हमारे पास 3, इसको भी हम माइनस कर देंगे। इन सबको ऐड और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर निकलता है 57 लाख। क्वेश्चन से हमारे पास NVA FC की वैल्यू आ जाएगी 57 लाख। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस डाटा में से हमें NIT की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें पॉइंट गिवन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP हमें गिवन है 1400। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड गिवन है हमें नेगेटिव में 20 करोड़। उसके बाद थर्ड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GNPFC हमें गिवन है 1300 करोड़। फोर्थ है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास गिवन है 100 करोड़। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल किसको कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन को। NNPMP हमें गिवन है और यहाँ पे GNPFC भी हमें गिवन है। नेट हमें निकालना है और डेप्रिसिएशन में हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास NNPMP की वैल्यू क्या है 1400 इक्वल्स टू GNPFC हमारे पास क्या है 1300। निकालना है हमें नेट यहाँ पे, और जब हम ग्रोस से नेट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन क्या कितना है हमारे पास 100। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1400। 1300 में से 100 माइनस करेंगे 1200 और यहाँ पे इक्वल के इस साइड जाके 1200 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 200 किसके इक्वल, नेट के। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 200 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। क्वेश्चन में कहा है कि अगर कोई कंट्री है जो करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम को फेस कर रही है तो क्या उसमें ट्रेड डेफिसिट भी होगा। डिफेंड और रिफ्यूट द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। हमें या तो उसको डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना है, या तो उसे बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जो ही बताएंगे हम उसे हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें वैलिड एग्रीमेंट भी करने हैं। आंसर इज दिस इज बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट इज ब्रॉडर एंड occurs when the foreign exchange payment on account for all the item in the current account, that is visible, invisible and current transfers are more than that the foreign exchange receipt on the visible, invisible and current transfer. Answer is this is because the concept of current account deficit is broader and occurs when the foreign exchange payments on account of all the item in the current account, that is visible, invisible and current transfers are more than the foreign exchange receipt on the visible, invisible and current transfers. आंसर में कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट का कंसेप्ट है वो ज़्यादा बड़ा है और ये उस टाइम होता है जब फॉरेन एक्सचेंज की जो सभी हमारी आइटम्स हैं कौन कौन सी है वो विजिबल, इनविजिबल और करंट ट्रांसफर्स है वो ज़्यादा हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट से। मतलब कि जब हमारी जो पेमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है रिसिप्ट से तो वो हमारा क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट का कारण होता है। आगे है ऑन द अदर हैंड ट्रेड डेफिसिट इज़ द सिचुएशन व्हेन द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड इज़ मोर देन दैट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और ट्रेड डेफिसिट कब होता है जब इम्पोर्ट गुड्स का ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, तब हमारा क्या होता है ट्रेड डेफिसिट होता है। और करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है जब पेमेंट ज़्यादा हो जाती है रिसिप्ट से। इन अदर वर्ड्स इफ़ इवन इफ देयर इज़ ट्रेड डेफिसिट द कंट्री कुड हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस। तो हम कह सकते हैं कि अगर कंट्री में ट्रेड डेफिसिट है तो भी जो करंट अकाउंट का सरप्लस है ना वो क्या होगा, कंट्री के पास क्या होगा वो सरप्लस में होगा ना कि वो डिफिक्ट में होगा। इफ़ द टोटल एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट आर मोर देन द इम्पोर्ट। अगर जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास सर्विसेज भी आ जाएंगे और ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी आएगी, अगर वो सब ज़्यादा हो जाती है इम्पोर्ट से तो क्या होता है करंट अकाउंट सरप्लस में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू नहीं पे ये सब। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, जब सरकार लोन देती है। बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग परचेज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर ने, तो ये हमारे किसके एग्जांपल्स आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के। सेकंड क्वेश्चन है अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स लाइक रिड्यूस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इंसेंटिव टू इन्वेस्टर, टैक्स रिबेट्स एक्सेट्रा। जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तो इसमें उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए थे लोगों को। जैसे था कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी थी उनको रिड्यूस कर दिया था, इंसेंटिव्स देते थे इन्वेस्टर्स को और टैक्स रिबेट्स, ये सब बेनिफिट्स लोगों को मिलते थे इस स्कीम से। इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द बजट ऑब्जेक्टिव एंड इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज। इस स्टेटमेंट को रीड करके हमने गवर्नमेंट के बजट ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है और इसके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं क्या होते हैं बजट ऑब्जेक्टिव के। आंसर इज द बजट ऑब्जेक्टिव दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन इन द गिवन स्टेटमेंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमने स्टेटमेंट रीड की उसमें बजट ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, इकोनॉमी की ग्रोथ करना। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज करना रियल जीडीपी इकोनॉमी की, दैट इज़ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। रियल जीडीपी में इंक्रीज़ करना क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना। बजट कैन बी एन इफ़ेक्टिव टूल टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री। जो बजट है वो एक इफ़ेक्टिव टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए कंट्री की। दिस कैन बी डन बाय गिविंग द टैक्स रिबेट। और ये कैसे हो सकता है, मतलब बजट से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है,
टैक्स रिबेट्स देकर, इंसेंटिव्स देकर इन्वेस्टर्स को और टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करके। दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस सबको कम करते हैं तो ये क्या करता है कि ये इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर देता है एंड सेविंग्स इन द इकोनॉमी, और सेविंग्स को भी बढ़ा देता है, विच विल इन टर्न लीड टू द कैपिटल फॉर्मेशन बूस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। जब सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा कि कैपिटल फॉर्मेशन की बूस्टिंग होगी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट डेटेड April 11, 2023, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स क्रॉस 10 lakh mark in financial year 22-23. Analyze the likely impact of this news on gross domestic product and welfare. ये हमें न्यूज़पेपर में दे रखा है कि जो 11 अप्रैल 2023 को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल थी वो 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई थी 2022 और 23 में। इस सेल्स के हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, जीडीपी पे और हमारे वेलफेयर पे क्या लाइकली इम्पैक्ट पड़े, हमें ये बताना है। आंसर इज देयर विल बी अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जीडीपी एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इसका हमारी जीडीपी और वेलफेयर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। एज विद द सेल बीइंग हाई, जैसे इन सब की सेल बढ़ती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। अगर सेल बढ़ रही है तो उसकी प्रोडक्शन भी ऑफकोर्स बढ़ानी पड़ेगी। मोर ओवर, एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू नॉट रन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सो इट विल लीड टू द फॉल ऑफ pollution immenses, as the harmful gases like sulfur dioxide and carbon monoxide will not be emitted from the electric vehicles. जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं होता, तो इससे क्या है कि इससे पोल्यूशन भी नहीं हो रहा था, मतलब ये हमारे वेलफेयर के लिए भी पॉजिटिव था। इससे पोल्यूशन कम हो रहा था और इससे कोई हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ नहीं होती थी, जैसे कि कोई सल्फर डाइऑक्साइड होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ऐसी कोई भी हार्मफुल गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलीज़ नहीं होती थी। थस देयर विल बी अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ड्यू टू द इंक्रीज इन सेल्स ऑफ दीज व्हीकल्स इम्प्रूविंग द वेलफेयर एज वेल। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल थी वो हमारी कंट्री के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट था, क्योंकि इससे जीडीपी तो ग्रोथ हो रही थी क्योंकि उसकी हमारी सेल बढ़ रही थी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई, तो जीडीपी में ग्रोथ हुई। और ऐसे ही कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई हार्मफुल गैसेज नहीं रिलीज़ करी, तो इससे क्या होता है हमारे वेलफेयर पे भी इम्प्रूव करता है ये। बी पार्ट है, डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करना है हमें टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में। हाउसहोल्ड आर ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू द फर्म प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जो हाउस होल्ड है वो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का और ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को। फर्म प्रोड्यूस फैक्टर पेमेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, और जो फर्म है वो फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज के एक्सचेंज में। सो फैक्टर पेमेंट्स फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो जो फैक्टर पेमेंट है वो हमारे फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो करते हैं। जो हमारी फैक्टर पेमेंट है वो हमारी यहाँ से फर्म से हाउस होल्ड में फ्लो करेंगे और फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो करेंगे। हाउस होल्ड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म फॉर विच दे मेक पेमेंट टू दैम, सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। जो हाउस होल्ड है वो परचेजेस कर लेता है फर्म से। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है पहले फर्म को, उसके बाद फर्म उस फैक्टर सर्विसेज के बदले उनको फैक्टर पेमेंट रिटर्न कर देता है। अब जो फर्म है वो फैक्टर सर्विस का यूज़ करके प्रोडक्शन करता है और इसी प्रोडक्शन पे जो हाउस होल्ड वाले हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ कर लेते हैं और उन्हीं गुड्स और सर्विस को परचेज़ करने के बदले में उन्हें क्या देते हैं, पेमेंट दे देते हैं। 10,000 करोड़। एमपीसी की वैल्यू दे रखी है 0.8 और ऑटोनॉमस कंजप्शन दे रखे हैं हमें 100 करोड़। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम किसकी बोलते हैं? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट की। इनकम हमें गिवन है 10,000, कंजप्शन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सी बार प्लस बी वाई, प्लस में इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं है।
सी बार है हमारे पास 100 प्लस बी है हमारे पास 0.8 और इंटू में वाई कितना है 10,000 प्लस में हमारे पास आई। सो यहाँ पे हमारे पास 10,000 है, पॉइंट हटेगा यहाँ से, नीचे 0 कट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8,000। तो 100 प्लस 8,000 प्लस आई 10,000 इक्वल आ जाएगा 8,100 प्लस आई, और इसको हम इक्वल के इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1900 इक्वल टू आई। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी आ गई है 1900 करोड़। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पार्ट है इसका, विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन गवर्नमेंट में रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कम करनी होती है तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी कम कर देते हैं। डिस्कस द रैशनल बिहाइंड सच अ स्टेप विच में बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो हमें इस पॉइंट को क्लियर करना है कि अगर इन्फ्लेशन कम करनी होती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम क्यों करते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाहती है, इट रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। दिस रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। जब सरकार परचेजिंग पावर को कम करती है तो जो इससे क्या होता है कि जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ होना शुरू होती है, कम हो जाती है। अगर उनकी परचेजिंग पावर कम होगी तो वो अपने कंजप्शन पे जो खर्चा है वो भी कम करेंगे, ये भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किसका पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड का। तो अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड उसी का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी इकोनॉमी में। सो मच सो दैट इट कम्स एट द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब ये किसके लेवल पे आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई के। रिड्यूसिंग द जनरल प्राइस लेवल, इससे क्या होगा, जब एग्रीगेट सप्लाई पे आएगा ये चीज़ तो क्या होगा कि जनरल प्राइस लेवल है जो इकोनॉमी का वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है वो भी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, महंगाई हमारी ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड पार्ट इज़ डिफाइन इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। हमें इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। इफेक्टिव डिमांड इज़ द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। इफेक्टिव डिमांड हमारी इकोनॉमी की वो सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो एक्स एंटे डिमांड है वो किसकी इक्वल चल जाती है, एक्स पोस्ट डिमांड की। क्वेश्चन नंबर 15, ओपन market operation by the Reserve Bank of India helps in regulating money supply in the economy. Justify the given statement. जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑपरेशन होता है ओपन मार्केट का, वो क्या करता है कि जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है कि या तो सिक्योरिटीज़ रिज़र्व बैंक सेल करता है या उसको परचेज करता है। आंसर है हमारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जब सेंट्रल बैंक है जो वो सेल या परचेज कर देता है सिक्योरिटीज़ की ओपन मार्केट में टू इंक्रीज मनी सप्लाई एज ड्यूरिंग डिफ्लेशन सिक्योरिटीज़ आर परचेज बाय द सेंट्रल बैंक। जब उन्हें मनी सप्लाई बढ़ानी होती है और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करते हैं जो सेंट्रल बैंक है वो परचेज़ कर लेता है सिक्योरिटीज़ को, ऑन द अदर हैंड टू डिक्रीज़ मनी सप्लाई। और जब उन्हें मनी सप्लाई को कम करना होता है मतलब कि इन्फ्लेशन के टाइम पे वो सिक्योरिटीज़ को सोल्ड ऑफ कर देते हैं। बाय बाइंग द सिक्योरिटीज़ द सेंट्रल बैंक रिलीज लिक्विडिटी एंड हैंस अ राइज इन कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता है तो वो अपनी लिक्विडिटी को रिलीज़ कर देता है, जिससे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट देने की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बाय सेलिंग द सिक्योरिटी, और जब वो सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर देते हैं लिक्विडिटी सक्ड बाय द इकोनॉमी, तो जो लिक्विडिटी है वो सक्ड हो जाती है। जब उन्होंने परचेज़ करा था तब क्या हो रही थी, लिक्विडिटी हमारी रिलीज़ हो रही थी और सेल के टाइम पे हमारी लिक्विडिटी सक्ड हो जाएगी। अ रिडक्शन इन कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, इससे क्या होगा, जब लिक्विडिटी हमारी सख्त होगी तो क्रेडिट कैपेसिटी में उनकी रिडक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट पार्ट है डिस्कस्ड बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट विद सुटेबल एग्जांपल।
हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस करना है और यहाँ पे एग्जाम्पल भी देने हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज इंक्रीज इन एसिड। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का इंक्रीज इन एसिड्स पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन एसिड्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनकी वजह से एसिड्स पे कोई भी इंक्रीज़ नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉजेज इंक्रीज इन एसिड ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो वो गवर्नमेंट की एसिड्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। डू नॉट रिड्यूस एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो इस पर गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी कम नहीं होती है। इट क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट भी कर सकता है। थर्ड इज़ रियकरेंस। सच एक्सपेंडिचर रियकर एवरी ईयर। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हर साल रियकर होते हैं, मतलब उन्हें हम हर साल के बाद दोहराते रहते हैं, हर साल एक्सपेंडिचर करते रहते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सच एक्सपेंडिचर डू नॉट रियकर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जब हम एक बार एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो वो लंबे समय के लिए चलता है, उसमें हमें बार बार ही उस पर एक्सपेंडिचर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता बार बार ही। फोर्थ इज़ एग्जाम्पल है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के सैलरी पेड की या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, और एक्सपेंडिचर हुआ है टैक्स कलेक्शन पे, ये सब। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। जब सरकार लोन देती